हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एनसीईआरटी रीडिंग लेक्चर। और इसमें हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में क्या लाइंस इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मैं सारी लाइंस कंप्लीट करूंगा, पर मैं साथ के साथ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, इसके साथ बेटा आपको कुछ हम रिवीजन भी प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से करनी है, तो उसको भी हम देख लेंगे। तो स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का लेक्चर और इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट लाइंस उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा एक शेड्यूल है हमारे पास जो मैं रिवीजन के लिए प्लान कर रहा हूं आपका, क्योंकि आपकी प्लांट फिजियो कंप्लीट हो गई है। तो मैं आपका एक पीडीएफ की फॉर्म में पीडीएफ या प्रॉपर टेस्ट जैसा भी पॉसिबल हो पाएगा उसको हम लोग लेंगे। मैंने एक शेड्यूल आपके लिए बनाया है। इस वीक में वेडनेसडे को टेस्ट है, उसके बाद से हर मंडे और फ्राइडे 2 दिन टेस्ट हुआ करेगा चैप्टर वाइज। और ये टेस्ट सिर्फ बायो के लिए हो रहा है और स्पेसिफिकली मैंने अभी बॉटनी के लिए प्लान किया है। और ये क्या होगा, जैसे आपने प्लांट फिजियो कंप्लीट करिए तो उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना आप स्टार्ट कर दो, इसलिए कर रहे हैं। जो बच्चे जिनका बैकलॉग है वो इसको अभी ना देके बाद में दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है? या जिन बच्चों को लगता है कि अभी बहुत प्रेशर है नहीं कर पाएंगे तो वो भी इसको बाद में दें। लेकिन जो बच्चे साथ के साथ रिवाइज करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि अगर एग्जाम अपने टाइम पर हो गया तो शायद रिवीजन का उतना टाइम आपको ना मिले, तो इसलिए अभी ही आपके चैप्टर वाइज कुछ टेस्ट प्लान कर देते हैं ताकि आप दे सके। टेस्ट 2 तरीके से होंगे, या तो वो ऐप पर प्रॉपर जैसे आपका टेस्ट होता है उस तरीके से होगा, हर टेस्ट में 45 या 50 आपके क्वेश्चंस होंगे, है ना, वो चीज होगा। दूसरा, या पीडीएफ की फॉर्म में होंगे, पर आपका हर टेस्ट का 2 टेस्ट का डिस्कशन, या जैसे मान लीजिए दिस इज ऑन वेडनेसडे एंड दिस इज ऑन फ्राइडे, संडे को मैं एक स्पेशल क्लास लेके अलग से उस पे टेस्ट का डिस्कशन खुद से करूंगा। मतलब टेस्ट का जो डिस्कशन रहेगा वो मैं खुद से आपके साथ किया करूंगा कि हाँ ये एक डिस्कशन है टेस्ट का। क्लियर? यहां तक समझ में आ रही है? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा लेक्चर को, और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली आज का एनसीईआरटी लेक्चर। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा इसमें। सबसे पहले स्टार्टिंग के पेज से ही यहाँ पे बेटा प्लांट के ग्रोथ को लेके कुछ बताया गया है कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एक्चुअल में ये मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं यहां पर, कि आपने मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ ली है, और वहां पर आपके पास जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड, इनके बारे में आपने पढ़ा। और ये पढ़ा है कि ये ऑर्डरली फॉर्म में आते हैं। ऑर्डरली का मतलब क्या होता है? पहले मेरे पास मतलब प्रॉपरली सीड जर्मिनेट करेगा, स्टेम, रूट, ये सारी चीजें बनेंगी, उसके बाद वो ग्रो करेगा तो फ्लावर आएगा, फिर उससे फ्रूट और सीड आएगा। तो ऑर्डरली फॉर्म में ये सारे बनते हैं। और आपने टर्म सीड के बारे में भी जाना, और जब वो जर्मिनेट कर जाता है तो सीडलिंग कहते हैं, थोड़ा बड़ा होगा तो प्लांटलेट कहते हैं। फिर हमारे पास फाइनली मैच्योर प्लांट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि कुछ ट्रीज जो होते हैं उनकी हाइट हमारे पास लगभग, या बहुत सारे ट्रीज की हाइट बढ़ती रहती है। गर्थ का मतलब होता है चौड़ाई बढ़ती है, और लीफ, फ्लावर और फ्रूट जो है उनकी हमारे पास कुछ लिमिटेड डायमेंशन होती है ना। आर नॉट ओनली हैव लिमिटेड डायमेंशन बट ऑल्सो अपीयर एंड फॉल पीरियोडिकली। मतलब क्या कह रहा है कि जैसे हमारे पास जो प्लांट की हाइट है, जैसे एक टॉपिक था हमारे पास एनसीईआरटी में कि प्लांट की ग्रोथ डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है। एक्चुअल में दोनों है। अगर मैं होल प्लांट की बात करूं तो इनडिटर्मिनेट है, लेकिन कुछ प्लांट के पार्ट हैं, आप देख रहे हैं लीफ, फ्लावर, फ्रूट, इनकी डिटर्मिनेट ग्रोथ है, क्योंकि इनकी एक लिमिटेड डायमेंशन है, उसके साथ एक टाइम के बाद ये गिर भी जाते हैं। आप देख रहे हैं व्हाई डज वेजिटेटिवली फेज प्रीसीड द फ्लावरिंग इन प्लांट। और हमें ये भी पूछ रहा है कि यार वेजिटेटिव फेज क्यों होता है फ्लावरिंग से पहले, क्योंकि बिना ग्रोथ हुए फ्लावरिंग नहीं आएगी। क्लियर होगी बात? ये चीज समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो आपको ये चीज क्लियर देखनी है। दूसरा है हमारे पास ऑल प्लांट ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ टिश्यू, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड फंक्शन दे परफॉर्म। मतलब कह रहा है कि भाई देखो क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है, टिश्यू, ऑर्गन वगैरह के बीच में। आप देखो सब कुछ बेसिकली जाइगोट से डिराइव होती है। जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है वो एम्ब्रियो सीड के अंदर होता है, फिर एम्ब्रियो से ही पूरा प्लांट बन रहा है। तो कैन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दीज कैन बी अल्टर्ड। ऑल सेल्स आर, देखो कह रहा है ऑल सेल्स आर डिसेंडेंट ऑफ जाइगोट। सारे सेल्स जाइगोट के डिसेंडेंट मतलब जाइगोट से आते हैं। तो क्वेश्चन इज देन व्हाई एंड हाउ सेल दे डिफर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बात कर रहा है डिफरेंशिएशन की। सारे सेल जाइगोट के डिवीजन से बनते हैं, पर सारे सेल्स में क्या होती है, डिफरेंशिएशन अलग अलग है। डिफरेंशिएशन मतलब सेल क्या बना रहा है ये डिपेंड कर रहा है कि भाई किस समय वो डिफरेंशिएट कर रहा है और किस लोकेशन पर डिफरेंशिएट कर रहा है। तो ये कह रहा है डेवलपमेंट इज सम
टोटल ऑफ, देख रहे हैं? तो जो हम बात कर रहे हैं वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और वो दो प्रोसेस का सम है, एक ग्रोथ का और दूसरा मेरे पास डिफरेंशिएशन का। यही चीज कह रहा है, क्योंकि देखो सारे सेल जाइगोट से आ रहे हैं, पर क्या सारे सेल सही सेम है? नहीं, सारे सेल सेम नहीं है। तो डिफरेंस कहां पर, उसकी बात की। टू बिगिन विथ, इट इज एसेंशियल एंड सफिशिएंट टू नो दैट द डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर प्लांट, ठीक है, मैच्योर प्लांट फॉर्म अ जाइगोट फॉलो अ प्रिसाइज एंड हाईली ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑफ इवेंट्स। आप समझो ध्यान से, टू बिगिन विथ it is essential and sufficient to know that the development of mature plant form a zygote, है ना, follow a precise and highly ordered succession of events. During this process a complex body organization is formed, है ना। आप खुद से देखो, जाइगोट से पूरा प्लांट बनता है, और मेरे पास पूरा देख रहे हैं आप, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, और वो जैसे लीफ बना रहा है, रूट बना रहा है, ब्रांच बना रहा है ना, और फाइनली बेटा वो ग्रो करके वो प्लांट मर जाता है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज, सबसे पहले सीड जर्मिनेशन होगी, ठीक है, उसके बाद उसमें बेटा सीड जर्मिनेशन के बाद वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, और देखो फेवरेबल कंडीशन में उसकी ग्रोथ। और सीड कब जर्मिनेट करता है, हम सीड डोरमेंसी का टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये एक्चुअल में क्या है, जो फर्स्ट के 2-3 पेज है, ये कहीं ना कहीं प्लांट में ग्रोथ को बता रहा है, डिफरेंशिएशन को बता रहा है, प्लांट ऑर्गन्स में डेथ होती है ये बता रहा है, इसके अलावा ये बता रहा है कि मेरे पास कंडीशंस पे डिपेंड है ये चीजें, है ना। ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं होती, और कहीं ना कहीं इंटरनल फैक्टर जैसे कि हार्मोन्स, इनके रोल को भी बोलेगा ये। तो इन एब्सेंस ऑफ सच फेवरेबल कंडीशन सीड जर्मिनेट नहीं करता, और वो कहां चला जाता है, सस्पेंड। तो यहां इसने किसकी बात कर दी, सीड डोरमेंसी की भी बात कर। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, ये सब है। वंस फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, तो उसमें ग्रोथ एक्टिविटी वापसी आती है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी स्टडी द सम ऑफ द फैक्टर्स, जो क्या करेंगे, इस ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात करेगा हार्मोन्स की, क्योंकि बहुत हार्मोन्स हो गई, लाइट हो गया, है ना, फोटो पीरियोडिज्म, इन सब की बात कर रहा है, ठीक है। दीज फैक्टर्स आर बोथ इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब हार्मोन्स, एंड एक्सट्रिंसिक मतलब लाइट वगैरह जो है वो सारा, टेम्परेचर। अब देखो ये सीड जर्मिनेशन है बेटा। अब सीड जर्मिनेशन में देख रहे हो, ये कॉटलिडन है हमारे पास, दिस इज कॉटलिडन, और ये हाइपोकोटाइल है। हाइपोकोटाइल क्या होता है, हाइपोकोटाइल मेरे पास जो एम्ब्रियो जो होता है ना, एम्ब्रियोनल एक्सिस, उसका पार्ट होता है, और फिर उससे मेरे पास रेडिकल बनता है। अब देखो ये ग्रोथ ऐसी हो रही है कि ये चीज बाहर आ गया ना, ये चीज क्या हो गई है, एपिकोटाइल ग्रो करके बाहर आ गया, हाइपोकोटाइल नीचे था, ठीक है। हाइपोकोटाइल से रेडिकल बन गया, रूट जिसे हम कह रहे हैं, और एपिकोटाइल ने शूट फॉर्म कर दिया। अब देख लो ध्यान से, ये बीन के लिए दे रखा है, बीन बेटा मटर को कहते हैं हम लोग, है ना, मटर या फैबेसियाई फैमिली। अब देखो यहां से आपको चैप्टर की प्रॉपर एनसीईआरटी, तो पीछे जो आपको बताया उसने एक जनरल इंट्रोडक्शन है कि प्लांट में जाइगोट से सारे सेल डिवाइड होके बनते हैं, तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है। फिर ग्रोथ पे दोनों तरह की चीजें हैं, एक्सटर्नल इंटरनल की बात कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं एक इंट्रोडक्शन बताया। अब आओ जरा जाइगोट की बात करते हैं। देखो यहां से आपके काम का है, ग्रोथ इज, या पहला भी का ऐसा कोई लाइन बेटा ऐसा नहीं होता कि नॉर्मली जब हम एनसीईआरटी करते हैं तो हमें पूरी करनी चाहिए, वी कैन नॉट लीव एनी लाइन। मतलब मैं ये नहीं कह रहा सारी याद कर लो, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं होता ना टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ के आपको याद रह जाएगी, आपको एज अ बुक उसे रीड करना पड़ेगा, और करना चाहिए 2 से 3 बार, आपको रीड करना चाहिए, मतलब मैं ये मानता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब शॉर्ट में करना है आपने। ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस मतलब विजिबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। व्हाट इज द ग्रोथ, ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज द इरिवर्सिबल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ क्या होनी चाहिए, इरिवर्सिबल है, इंक्रीज इन साइज में, ठीक है, और इट्स पार्ट बढ़ना, साइज बढ़ना, ठीक है, इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल, है ना। जनरली इज ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय, ग्रोथ के साथ क्या होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस, बोथ एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक। आप समझ रहे हैं, ग्रोथ के साथ क्या होगा हमारे पास, एनाबोलिक का मतलब होता है टूटना, कैटाबोलिक मतलब, एनाबोलिक मतलब बनना, कैटाबोलिक मतलब ब्रेक डाउन। तो एनाबोलिक हमारे पास सिंथेसिस है, कैटाबोलिक है ब्रेक डाउन। तो ग्रोथ में मैं अगर आपसे पूछूं किस चीजों का सिंथेसिस होगा, अब नई वॉल बनाना है तो उसका सिंथेसिस होगा, किसका ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज का, ताकि एनर्जी बना सके। ठीक हो गई बात, ठीक है, क्लियर है। देयरफॉर फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज ग्रोथ, ठीक है,
क्या जो लकड़ी आपने पानी में डाली है वो ग्रोथ है? आप सोचो, नहीं। वो ग्रोथ क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें आपने जब पानी में लकड़ी डाली है उसका साइज बड़ा है, पानी हटेगा साइज छोटा हो जाएगा, तो इम्बाइबिशन था। याद करो, आपने ऐसा पढ़ा है, इम्बाइबिशन कह रहे हैं, वो ग्रोथ नहीं है, उसको आप क्या बोल रहे हो? इम्बाइबिशन कह रहे हो। क्लियर है? आगे देखो, अब देखो प्लांट ग्रोथ हेडिंग है इनडिटर्मिनेट, पर आगे जाके उसने डिटर्मिनेट भी लिखा है प्लांट ग्रोथ को। तो प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी ऑफ फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेम होती है प्लांट में। क्या होती है? मेरिस्टेम। दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, देख रहे हो, प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम एट सर्टेन लोकेशन। ये लोकेशन कौन सी है? एपिकल मेरिस्टेम होती है, इंटरकैलरी वगैरह होती है ना। द सेल्स ऑफ सच मेरिस्टेम कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपीचुएट। अब डिवाइड के बाद ये सेल्फ परपीचुएट का मतलब होता है डिसाइड करना वो क्या बनाएंगे। तो डिवाइड करना और डिफरेंशिएट टाइप से मान लो, ग्रो करना और डिफरेंशिएट करना सेल्फ परपीट्यूएट हो गया। द प्रोडक्ट हाउएवर सून लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड। इसका मतलब सेल क्या हो गया? परमानेंट हो गए, है ना। सेल्स क्या हो गए? परमानेंट हो गए। सच सेल्स मेकअप ऑफ द प्लांट बॉडी। तो इसका मतलब क्या है? प्लांट सेल्स जो है वो लगातार डिवाइड कर सकते हैं और वो पूरा प्लांट बना सकते हैं। ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर नए सेल्स, न्यू सेल्स ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम इज कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। तो ओपन फॉर्म का मतलब क्या है? नए सेल ऐड होना। और नए सेल क्यों ऐड हो रहे हैं? क्योंकि मेरिस्टेम है हमारे पास। तो आपको याद रखना है, प्लांट ग्रोथ ओपन होती है, प्लांट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट दोनों होती है। प्लांट ग्रोथ एक फिक्स लोकेशन पर होती है जिसे लोकलाइज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाओ, इन दिस चैप्टर यू हैव टू स्टडी अबाउट द रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये कौन से चैप्टर में पढ़ोगे? 6 में। 6 कौन सा? एनाटॉमी। तो वहां पर आपको ग्रोथ बताई जाएगी। अच्छा, अगर मेरिस्टेम नहीं डिवाइड करे तो क्या होगा? ग्रोथ रुक जाएगी। अब देखो, प्राइमरी ग्रोथ का क्या मतलब होता है? जो शुरुआती ग्रोथ होती है कहां होगी? रूट स्टेम लीफ में। आर प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट टू द इलोंगेशन ऑफ प्लांट अलोंग द एक्सिस। अगर मैं आपको प्रॉपरली कहूं प्राइमरी ग्रोथ कहां पर होगी, देखो मेरे पास ये प्लांट है, प्लांट में यहां पर मेरिस्टेम होती है एपिकल। तो ये ग्रोथ जो हो रही है ना लेंथ में, इसे प्राइमरी ग्रोथ कह रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है? इलोंगेशन करा रहा है किसकी? एक्सिस की। इलोंगेशन मतलब ऐसे लंबा होना। यू ऑल्सो नोट दैट द डाइकॉट प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म। डाइकॉट मतलब डाइकॉट की रूट और स्टेम, ये पढ़ेंगे बेटा हम लोग, रूट और स्टेम और जिम्नोस्पर्म, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। लेटरल मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है? जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। यहां पर बेटा कैम्बियम बनती है ऐसे, ये आपको पढ़ाया लेक्चर में, देखना, उसे लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं, जिसे हम वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। वो क्या होगी? लेटर इन लाइफ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेटर इन लाइफ? कि जब प्लांट में ये एक्सिस इंक्रीज कर जाएगा, प्राइमरी ग्रोथ हो जाएगी, तो लेटर उसमें सेकेंडरी गर्थ बढ़ेगी। उसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा? उसे हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कह रहे हैं। उसे हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कह रहे हैं। ध्यान से सुने, दीज आर द मेरिस्टेम दैट कॉज देयर इंक्रीज इन द गर्थ, है ना। ये वो मेरिस्टेम है जो गर्थ को इंक्रीज करेंगे। दिस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। अगर देखो ये एक्सिस बढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे एक्सिस बढ़ा रहे हैं, प्राइमरी ग्रोथ, ऐसे चौड़ाई बढ़ाएंगे, किसकी वजह से? कॉर्क कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम। और सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म में भी होती है। अच्छा, जिम्नोस्पर्म में भी रूट और स्टेम में भी होगी, डाइकोट रूट और स्टेम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जरा फटाफट से। अब देखो, ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं बेटा? देखो, ग्रोथ एट सेलुलर लेवल, अगर सेल के लेवल पे बात करते हो तो मेनली क्या बढ़ता है? अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या इंक्रीज होता है? इंक्रीज होता है अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर। भाई, इंक्रीज प्रोटोप्लाज्म का मेजर करना क्या है बेटा? डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? मुश्किल होता है एक सेल में थोड़ा साइटोप्लाज्म। तो हम क्या करते हैं? हम मेजर क्या करते हैं? मेजर करते हैं कुछ ऐसी क्वांटिटी जो प्रोटोप्लाज्म से प्रोपोर्शनल हो। जैसे मान लो सेल का साइटोप्लाज्म बड़ा, वो मेजर करना मुश्किल है, तो आप क्या मेजर करो? उसकी वजह से जो मतलब चेंजेस आ रहे हैं वो मेजर करो। तो वो हमने कर दिया। ठीक है। अब ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ पैरामीटर, सम ऑफ विच आर क्या क्या होगा? इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर। ठीक है। यू मे फाइंड इट अमेजिंग टू नोट दैट one single maize root apical meristem can give rise to more than 17,500 new cells per hour.
आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो क्या देगी, मोर देन 17,500 नए सेल्स देगी पर आवर। आपको समझ आ रहा है, मोर देन 17,500 सेल्स देगी पर आवर। हम बात कर रहे हैं किसकी, रूट एपिकल मेरिस्टेम की, है ना, क्लियर है। वेयर सेल इन विच वाटरमेलन में इंक्रीज इन द साइज बाय अप टू 3,500 टाइम्स। आप देख रहे हो, ये बेटा ये डाटा है, आपको याद नहीं करना। अब देखो ये मतलब ये बता रहा है कि कितनी तेज ग्रोथ होती है, कि ये देखो नंबर की बात कर रहा है और ये वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर। ये देखो इन द फॉर्मर ग्रोथ इज इंक्रीज इन सेल नंबर, और दूसरे में क्या बढ़ रहा है, दूसरे में मेरे पास वॉल्यूम बढ़ रहा है, साइज ऑफ सेल, और लेंथ बढ़ने का एग्जांपल है पोलन ट्यूब, ठीक है, क्लियर है। और लीफ में क्या बढ़ता है, सरफेस एरिया। तो ये लोकेशन, अच्छा ये नंबर याद करने नहीं, नंबर नहीं याद करने, नंबर एज सच नहीं पूछेगा बेटा नीट में कि नंबर कितना बड़ा। आप देखो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है, यहां ऐसे ग्रोथ होगी, है ना, एक्सिस की ग्रोथ होगी, और वास्कुलर कैम्बियम और मेरे पास कॉर्क कैम्बियम क्या बढ़ाएगी, गर्थ बढ़ाएगी। और ये किस में होती है, डाइकॉट रूट में और डाइकॉट स्टेम में, इनमें होगी, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है फेजेस ऑफ ग्रोथ। ध्यान से सुनेंगे, फेजेस ऑफ ग्रोथ क्या होते हैं, सुनो। द पीरियड ऑफ ग्रोथ, देखो हम क्या करते हैं बेटा, ग्रोथ को 3 फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो पीरियड ऑफ ग्रोथ जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेज। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक, डिवाइडिंग, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। 3 फेज हो गए, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं, और ये किसका एग्जांपल लेके समझ रहे हैं, रूट टिप का। तो आपके पास एक सीड है, इस सीड में ये रूट टिप है ऐसे, तो इसमें मेरिस्मेटिक फेज, इलोंगेशन फेज, मैच्योरेशन फेज, हमने उसका एग्जांपल लिया। तो हमने यहां पर देखा है द कांस्टेंट डिवाइडिंग सेल्स बोथ एट द रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स रिप्रेजेंट द मेरिस्टेमेटिक सेल। तो शूट और रूट टिप पर कौन से सेल्स होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, है ना, डिवाइडिंग सेल्स है हमारे पास। द सेल्स इन दिस रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, पोजेस लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब लार्ज, बड़े साइज का न्यूक्लियस है। देयर सेल वॉल आर प्राइमरी इन नेचर, सेल वॉल क्या होगी, प्राइमरी होगी। देखो हमने क्या क्या फीचर पढ़े थे, हमने पढ़ा था बड़ा न्यूक्लियस होगा, सेल वॉल प्राइमरी होगी, वैक्यूल नहीं होगा, हमने न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो हाई होगी। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि वो डेंस साइटोप्लाज्म होगा, उसका खूब सारे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होंगे। और ये देखो सेल वॉल प्राइमरी है, सेलुलोज की बनी हुई है, काफी सारे उसमें प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है, आप देखो, है ना। और सेल्स में क्या है, प्रॉक्सिमल, अगर उसके पास वाले दूसरे हैं, प्रॉक्सिमल मतलब उसके पास। एक चीज देखो आप, ये डायग्राम जो है, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो यहां पर इसने क्या किया है, ये देखो ये ए है और ये बी है, मान लो। अब देखो यहां पर इसने क्या दिखाया, ये देखो ये रीजन, ये पैरेलल है, यहां पर ग्रोथ किसकी हो रही है, बेसिकली इलोंगेशन वाले की। देखो होगा क्या, ये जैसे यहां पर था, ये सेल डिवाइड की, ये रीजन पूरा, ये पहले इतना बड़ा था, ये अब ये इतना बड़ा है, ठीक है। जो मेरिस्टेमेटिक और इलोंगेशन वाले होंगे वो यही होंगे जो टॉप पर थे, बाकी फिर रीजन्स की लेंथ बढ़ गई है। कैसे बढ़ी है आप खुद से देख सकते हो, लेंथ कैसे बढ़ेगी, क्योंकि इलोंगेशन वाले सेल्स फाइनली किस में मूव करेंगे, मैच्योरेशन में। तो ये जो डायग्राम है वो ये दिखा रहा है कि जैसे यहां पर मेरे पास मेरिस्मेटिक रीजन है, यहां मेरे पास इलोंगेशन होगा, तो जो ग्रोथ बेसिकली किस में होगी, मैच्योरेशन वाले रीजन में आप करा सकते हो, ठीक है, क्लियर है। आगे चलो, आगे चलो। मेरिस्मेटिक जोन को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फेज ऑफ इलोंगेशन से, फेज ऑफ इलोंगेशन से। इंक्रीज वैक्यूलेशन, सेल एनलार्जमेंट एंड न्यू वॉल डिपोजिशन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल्स इन दिस फेज, है ना। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हम मेरिस्मेटिक जोन को रिप्रेजेंट करेंगे फेज ऑफ इलोंगेशन से। इंक्रीज वैक्यूलेशन, वैक्यूल का बढ़ना, सेल का साइज बढ़ना और नए सेल का डिपोजिशन होना, ये सब किसका फेज है बेटा, देख रहे हो, इलोंगेशन के लिए, देख रहे हो इसमें। अब धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज सेल, यहां वॉल्यूम बढ़ रहा है, नए सेल वॉल बन रही है, और मेरे पास क्या हो रहा है, मतलब वैक्यूलेशन, वैक्यूल बन रहा है। अब अगर देखो यहां पर एनसीईआरटी क्या कह रही है, देखो मैंने यहां पर मेरिस्मेटिक है, उसके थोड़ा प्रॉक्सिमल ऊपर, यहां पर आगे और ऊपर जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, फेज ऑफ इलोंगेशन। अब यहां सेल परमानेंट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। एक्सिस विच इज अंडरगोइंग फेज ऑफ मैच्योरेशन,
सेल क्या है, अटेन देयर मैक्सिमम साइज, उनका मैक्सिमम साइज आ गया है, उनकी वॉल की थिकनिंग मैक्सिमम हो गई है, और प्रोटोप्लाज्म में जो भी मॉडिफिकेशन होना था, कौन सा मॉडिफिकेशन होगा, कुछ सेल्स में मान लो न्यूक्लियस हट गया, सीव ट्यूब बन गया, कुछ सेल्स में क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म जो होगा वो साइड में आ गया, एपिडर्मल सेल्स बन गए, वो सब यहां पर हो जाएंगे, क्लियर, वो सब हो जाएंगे, तो ये फाइनली परमानेंट सेल बन जाएगा। अब आ जाओ ग्रोथ रेट। आपको दो तरह की ग्रोथ रेट पढ़ाई थी, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक। अर्थमेटिक में क्या होता है, एक सेल से दो, दो से चार, दो से तीन, चार, ऐसे करके। ज्योमेट्रिक में क्या बताया था, एक से दो, दो से चार और चार से आठ। अर्थमेटिक ग्रोथ की रेट को आर लिखा था, ज्योमेट्रिक वाले का नाम था एफिशिएंसी इंडेक्स। आओ इधर जरा देखो, इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। भाई कितनी ग्रोथ हुई एक फिक्स टाइम में, उसे ग्रोथ रेट कह रहे हैं। Thus, rate of growth can be expressed mathematically. An organism or a part of organism can produce more cells in a variety of way. भाई कोई भी ग्रोथ सिलेक्ट कर सकते हैं, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक। द ग्रोथ रेट हम दिखा सकते हैं, देखो ध्यान से। इन अर्थमेटिक ग्रोथ हमारे पास क्या होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन, एक सेल कंटिन्यू रखेगा डिवाइड करना और दूसरा सेल परमानेंट हो जाएगा, ये बताया था। एक से दो सेल बनेंगे तो दो में से एक परमानेंट हो जाएगा और एक डिवाइड करता रहेगा। द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ इज, कहां देख रहे हैं हम, रूट। ये पूछेगा किस में दिखेगी, रूट इलोंगेशन में, क्लियर है। और उसको जब हम प्लॉट करेंगे तो ये इक्वेशन आ रही है, ये इनिशियल लेंथ है रूट की, सर ये फाइनल लेंथ है, इनिशियल लेंथ रेट इनटू टाइम, तो लेंथ ऑफ टाइम टी इनिशियल हो गया, तो आर क्या हो गया, ग्रोथ रेट या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, ये रूट के लिए है, ठीक है, ये रूट के लिए कि कैसे इलोंगेशन हो रही है, ये आ रहा है। ये बेटा मेरे पास ये एल नॉट है, इसका स्लोप मेरे पास आर आएगा, मैं इससे बनाऊंगा ना, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, तो ये वाई हो गया, ये एम एक्स हो गया, ये सी हो गया, तो सी आपका इंटरसेप्ट आ गया यहां पर, और स्लोप क्या आ गया, ये एम आ गया स्लोप, तो स्लोप मेरे पास क्या आ गया, आर, जिसे आप क्या बोल रहे हो, ग्रोथ रेट बोल रहे हो, ठीक है, सही है। उसके बाद आ जाओ, लेट अस सी व्हाट हैपन इन द ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में क्या हो रहा है। In most system, the initial growth is slow, ठीक है, and it increase rapidly thereafter at the exponential rate. Geometrical में क्या होगा, शुरुआत में ग्रोथ हल्की सी स्लो होती है। ग्राफ हम ऐसा बनाते हैं इसका, अगर आपको याद आए तो हमने ग्राफ कुछ इस तरीके का बनाया था, शुरुआत में स्लो होगी फिर बढ़ेगी, तो ये वाला लैग फेज है ना। उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल फेज है, फिर स्टेशनरी फेज है, क्लियर है। हियर द बोथ प्रोजेनी, खास चीज क्या है, दोनों सेल्स डिवाइड करेंगे, जो बनेंगे दोनों सेल डिवाइड करेंगे, एंड कंटिन्यू टू डू सो। हाउएवर द लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, द ग्रोथ स्लो डाउन एंड लीडिंग टू स्टेशनरी फेज। धीरे धीरे क्या होगा, ग्रोथ स्लो कर जाएगा और उसमें लीडिंग फेज होगा। इफ वी प्लॉट द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम, अगर हम कोई पैरामीटर बनाते हैं, है ना, जिसमें ग्रोथ को अगेंस्ट टाइम बनाते हैं, वी गेट अ टिपिकल सिग्मोइड एस शेप कर्व, है ना, सिग्मोइड एस शेप कर्व। तो आप समझ लो ध्यान से, अगर मैं कोई ग्रोथ का पैरामीटर बनाता हूं अगेंस्ट टाइम, टाइम के अगेंस्ट बनाता हूं, तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मोइड, है ना, सिग्मोइड एस शेप कर्व मिलेगा। एस शेप कैसे बेटा, एक चीज समझना ध्यान से, हम ये आपके सिलेबस में एक तो ये एस शेप कर्व है, एक आपके पास बेल शेप है, और आपके पास देखो ये जो एस शेप वाला है ना, ये वाला, ठीक है, एक आपके पास फिर ऐसा होता है, इस कांस्टेंट टाइप का, ऐसे कुछ, मेनली बेल शेप और सिग्मोइड, दो ही आपके पास कर्व ज्यादा है, ठीक है। सिग्मोइड कर्व क्या बता रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि पहले ग्रोथ फास्ट होती है फिर कांस्टेंट हो जाती है। इट इज टिपिकल टू ऑफ सेल, मतलब सबसे कॉमन मेरे पास ज्योमेट्री की है, क्लियर है, ठीक है। कैन यू थिंक a more similar example, what kind of curve you explain a tree seasonal। अच्छा ये वाला देखो बेटा, आप एक चीज बताता हूं, अगर एक ट्री का सीजनल एक्टिविटी का कैसा होगा, देखो जरा एक बार ड्रॉ करता हूं मैं, एक ट्री का सीजनल एक्टिविटी का देखो, आपको मैंने ऐसे ग्रोथ बना के दिया, ये वाला, ये ऐसा, अगर मैं सीजनल एक्टिविटी का बनाऊंगा तो देखो कैसे बनाऊंगा, ये कांस्टेंट हो गई, फिर ग्रोथ किया, फिर कांस्टेंट हो गई, ऐसा जिगजैग टाइप का, ये सीजनल एक्टिविटी वाला है ना, जो ये लिखा हुआ है ना लास्ट में एनसीईआरटी में कि भाई सीजनल एक्टिविटी वाला कैसा होगा, वो हमें अगर बनाना पड़े तो हम कैसे बनाएंगे, वो बता रहा हूं आपको, ये वाला सीजनल एक्टिविटी वाला, ठीक है। तो ये जो मैं दिखा रहा हूं, दिस इज फॉर सीजनल एक्टिविटी,
है ना, क्लियर हो गया, ये सीजनल एक्टिविटी के लिए है, क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद देखो इसकी क्या इक्वेशन है, WT इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू W0 e की पावर RT। तो W1 क्या हो गया, फाइनल साइज, W0 इनिशियल साइज, है ना। तो फाइनल क्या हो सकता है, वेट, हाइट, नंबर वगैरह। इनिशियल में स्टार्टिंग में क्या था, R हो गया ग्रोथ रेट, T टाइम, E है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। यही बेटा नीट में, चाहे वो वहां से करते इकोलॉजी से, है ना, नीट 2021 में यही चीज पूछी गई थी कि E क्या है। और E आपका दो जगह दे रखा है, एक यहां दे रखा है, एक ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में दे रखा है। तो वहां से हियर R इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड इट ऑल्सो मेजर द, भाई R क्या है, रिलेटिव ग्रोथ रेट है। और R हमने क्या लिखा था बेटा, R क्या होता है, ग्रोथ रेट है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। रिलेटिव है, रिलेटिव कैसे, जैसे 1 से 2 बने तो 2 से 4 डबल हो रहा है ना, रिलेटिव ग्रोथ रेट है। एंड इट ऑल्सो मेजर द एबिलिटी, ये क्या बताता है कि प्लांट ने कितना मटेरियल बनाया। जैसे मान लो 2 से 4 डबल किया, फिर 4 से 8 मतलब डबल कर रहा है, तो कितने टाइम में वो कितना मटेरियल बना रहा है। जैसे मान लो मैंने टाइम लिया 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में उसने 4 ग्राम बनाया, अगले 5 सेकंड में वो 8 ग्राम बना रहा, मतलब वेट डबल कर रहा है ना। तो वो एक तरीके से एबिलिटी बताता है प्लांट की कि वो नया प्लांट मटेरियल बना रहा है, उसको हम इसलिए नाम देते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स। तो आर के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एफिशिएंसी इंडेक्स किसे कहते हैं, है ना। एफिशिएंसी इंडेक्स आर को कहते हैं कि वो कितना प्लांट मटेरियल बनाता है टाइम में, क्योंकि वो डबल हो रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब ये देखो, ये लैग फेज है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फेज, एंड ये स्टिग्मॉइड कर्व कहते हैं, एस शेप सिग्मॉइड कर्व। और ये साइज का हो सकता है, वेट का हो सकता है, नंबर का हो सकता है, नंबर भी लिखा था पीछे टाइम के साथ। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूं, लीफ को कंपेयर कर सकता हूं। तो ये कैसी कंपैरिजन हो सकती है, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम ऑन कैन ऑल्सो, मैं कंपैरिजन बना सकता हूं। मान लो मैं कंपैरिजन करूं ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, कितना एग्जैक्ट ग्रोथ हुआ। द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन कॉमन बेसिस, है ना, इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ रेट। मतलब रिलेटिव और एब्सोल्यूट क्या होता है ये देखेंगे। तो हमारे पास ये चीज आपको बता दी, रिलेटिव और एब्सोल्यूट को हम कैसे दिखाते हैं, याद करो। हमने आपको ऐसे ही बताया था कि 2 लीफ है ना, 2 लीफ है, एक ये रही एक ये रही। इसका 5 सेंटीमीटर का इनिशियल एरिया, फिर 10 सेंटीमीटर हो गया, फिर मेरे पास इसका 50 था, और बढ़ने के बाद लीफ का हो गया 55। तो अब यहां से आपको जरा मैं जो चीजें बोल रहा हूं ये देखो, एनसीईआरटी क्या लिखती है। एनसीईआरटी लिखती है कि भाई हम क्वांटिटेटिव कंपैरिजन भी कर सकते हैं, कितनी ग्रोथ हुई 2 सिस्टम की, उनको कंपेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखो, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज नोन एज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तो कितनी ग्रोथ हुई है ये देखो, दोनों में 5-5 हुई है। तो मान लो मैंने यहां पे लिख दिया, मैंने कितना लिख दिया 10 - 5, यहां 55 - 50, ठीक है 5 मैंने टाइम फिक्स कर दिया। मान लो मैंने 1 दिन लिख दिया, या मैंने यहां पर मान लो मैंने लिख दिया 1 वीक लिख दिया। तो नीचे टाइम मैंने जो है ना बेटा, टाइम नीचे मैंने कॉमन लिया हुआ है ना, मैंने कॉमन लिया हुआ है, 1 वीक लिख दिया है ना, टाइम कॉमन लिया हुआ है, ऐसे कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया है, ध्यान दो, फिर हमने क्या किया, और रिलेटिव क्या होता है, ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन अ कॉमन बेसिस, है ना, पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर। इनिशियल पैरामीटर मतलब देखो पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर मतलब 10 - 5 अपॉन में 5। अब कितना आ गया, ये 5 आ गया, तो ये 5 पर वीक बढ़ा है। अब देखो इसको कैसे निकाला, ये मैंने कैसे निकाला, 55 - 50 अपॉन ये 1 आ जाएगा ना, यहां पर ये 1 आएगा, तो 1 मतलब 1 बेस पॉइंट बढ़ाइए। और यहां पर कितना आ गया, वीक लिख दो। ये इधर देखो इसको कैसे करा हमने, ये कितना है 55 - 50। ध्यान दो बेटा, देखो मैं क्या कह रहा हूं भाई, ये तो एब्सोल्यूट ग्रोथ होगी 10 - 5 मतलब 5 बढ़ा 1 वीक में, 5 सेंटीमीटर बढ़ा मान लो, और ये बढ़ा 5 सेंटीमीटर 1 वीक में। रिलेटिव कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल। अब वो क्या आ गई, रिलेटिव वैल्यू आ गई, उसको टाइम से डिवाइड कर दो। तो ये क्या कह रहा है, ये देखो जरा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन अ कॉमन बेसिस एग्जांपल पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर। इनिशियल इज कॉल्ड रिलेटिव, मतलब आप इनिशियल पे निकालो, दोनों के इनिशियल कितना था उस पे निकालना है, उसे रिलेटिव कह रहे हैं। तो ग्रोथ ऑफ अ गिवन सिस्टम
पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन अ कॉमन बेसिस। कॉमन बेसिस का मतलब क्या है, आप दोनों का क्या कर रहे हो, फाइनल माइनस इनिशियल निकाल रहे हो, और इनिशियल पैरामीटर पे कैलकुलेट किया। तो जैसे दो लीफ दे रखी है, उनका डिफरेंट साइज है, जैसे ए का A1 दिखाएंगे और बी का B1 दिखाएंगे, तो आप देख सकते हो दोनों की रिलेटिव और एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है, ग्रोथ रेट पढ़ रहे हैं तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम है, रिलेटिव ग्रोथ रेट इसकी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। भाई इसको अगर मैं ए लिखता हूं, दिस लीफ इज ए एंड दिस इज ए डैश, ठीक है, दिस इज बी एंड दिस इज बी डैश। आप देख लो ध्यान से, हमने पढ़ाया था प्रॉपरली आपको, ठीक है। अब कंडीशंस क्या है बेटा ग्रोथ की, ग्रोथ की क्या कंडीशंस है, सबसे पहले देखो, डू यू वांट टू ट्राई टू राइट डाउन द व्हाट यू थिंक आर नेसेसरी कंडीशन। देखो कौन सी हो सकती है, दिस में बी वाटर, वाटर के दो रीजन बताए थे, मतलब पानी उसके लिए चाहिए सेल का साइज बढ़ाने के लिए और एंजाइम के लिए, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो प्लांट सेल ग्रो बाय साइज बाय सेल एनलार्जमेंट, तो ये पानी के लिए कह रहा है, इसको पानी चाहिए, है ना, पानी की रिक्वायरमेंट से टर्जिडिटी बढ़ती है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा मतलब एक्सटेंशन, तो पानी क्यों चाहिए, सेल का साइज बढ़ाने से, उस मतलब टर्जिडिटी लाने के लिए, और उससे सेल की लेंथ ऐसे बढ़ती है, ठीक है। उसके अलावा पानी से लिंक हो गई, दूसरा वाटर मीडियम भी प्रोवाइड करता है, तो दो रीजन बता दिए, एक टर्जिडिटी का, दूसरा मीडियम का, पानी को लेके। फिर हमारे पास आ गया ऑक्सीजन, क्या करेगा, रेस्पिरेशन, एनर्जी देगा, है ना, ग्रोथ एक्टिविटी के लिए। न्यूट्रिएंट्स हमारे पास क्या होंगे, ये करेंगे, मैक्रो और माइक्रो, है ना, प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए, क्लियर है। उसके बाद टेम्परेचर भी चाहिए मुझे, टेम्परेचर पता आपको, हाई और लो टेम्परेचर, ठीक है। बेस्ट सूटेड क्या होगा, जो ऑप्टिमम होगा, और डेविएशन फ्रॉम दिस ग्रोथ, देख रहे हो, इस रेंज से अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो प्लांट मर भी सकता है ना। एनवायरमेंटल सिग्नल लाइक लाइट सिग्नल्स, सिग्नल समझ में आ रहा, फोटो पीरियोडिज्म, लाइट और ग्रेविटी, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, ये सारा इसकी बात कर रहा है। दिस इज फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म की बात कर रहा है यहां पे ये, और यहां पर ये बात कर रहा है जियोट्रोपिज्म वगैरह की। तो ये सब भी सिग्नल की तरह काम करते हैं, क्लियर है, डन हो गई बात, है ना, ठीक है। आगे आ जाओ, अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन की। सुन लो ध्यान से, वहां भी पढ़ेंगे प्लांट एनाटॉमी में। तो देखो, अ सेल डिराइव फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड कैम्बियम, डिफरेंशिएट, उन सब में डिफरेंशिएशन करके मैं परमानेंट सेल बनाता हूं। तो डिवाइडिंग सेल आपके पास कहां कहां पर है, एक शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, शूट रूट एपिकल ये सब प्राइमरी है, और लेटरल कैम्बियम जो है मेरे पास, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ये कैसी है, सेकेंडरी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दिस एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन इज डिफरेंशिएशन। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन जो चेंजेस आते हैं वो कैसे हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल, मतलब मान लो सेल के स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा, है ना, ऑर्गन के में बाद बदलाव आएगा, स्ट्रक्चरल आएगा, जैसे कि उसकी सेल वॉल में बदलाव आ सकता है, प्रोटोप्लाज्म में, क्लियर है। जैसे मान लो मेरे पास ये सेल है, इस सेल से आपको ट्रैकीड बनाना है, तो उसका साइटोप्लाज्म हटा दोगे तो उसे भी डिफरेंशिएशन कहेंगे। ट्रैकरी एलिमेंट का मतलब ट्रैकीड्स और वेसल्स, है ना, ये बनाना है, both in their cell wall and proto. For example, form a trachy element, the cell would lose their cytoplasm. अगर सेल को ट्रैकरी एलिमेंट बनाना है तो उसको अपना साइटोप्लाज्म लूज करना पड़ेगा। दे ऑल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक सेकेंडरी वॉल जो लिग्निन की बनी है। वाई स्ट्रॉन्ग, पानी जब खींचेंगे तो वॉल टूटे नहीं, है ना, वैसी एक वॉल चाहिए जिसे हम क्या बोलेंगे, लिग्निन की वॉल चाहिए, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कर सके, एक्सट्रीम टेंशन। व्हाट इज टेंशन, व्हाट काइंड ऑफ टेंशन है, ट्रांसपिरेशन पुल, तो ट्रांसपिरेशन पुल से वो टूटे नहीं, इस तरह की टेंशन के। तो टू ट्राई टू कोरिलेट द वेरियस एनाटॉमिकल फीचर यू एनकाउंटर इन प्लांट टू फंक्शन दे परफॉर्म, ठीक है। प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमिना, दिस द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल दैट by now have to lose the capacity to divide and regain the capacity under a certain condition. This is termed as differentiation, de-differentiation. आप समझ रहे हैं what is de-differentiation? आप समझो ध्यान से, what is de-differentiation? de-differentiation क्या है बेटा हमारे पास, मैं आपको बताता हूं, परमानेंट सेल से वापसी डिवाइडिंग सेल बनना इज de-differentiation. आप समझ रहे हैं, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, इंटरफेसिकुलर, आप याद करिए आपको क्या पढ़ाया था जब लेक्चर में करा रहा था,
मैंने आपको क्लियरली बताया था कि कैसे करेंगे हम लोग। दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज डी डिफरेंशिएशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डी डिफरेंशिएशन? मैंने आपको बताया था कि एक है मेरे पास कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से आप बनाओगे कौन सी कैम्बियम? कॉर्क कैम्बियम। और मेडुलरी रेस से बनाओगे आप इंटरफेसिकुलर, उसे हमने डी डिफरेंशिएशन कहा था, याद है ना? कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये सारा। आ जाओ जरा। सच मेरिस्टेम टिश्यू आर एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल्स जो दोबारा से मतलब परमानेंट होंगे। तो मैंने आपको बोला था जो प्राइमरी मेरिस्टेम, ये चीज बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि प्राइमरी मेरिस्टेम जो होती है, याद करिए हमारे पास देखो, हमने आपको बेटा ऑलरेडी बताया था कि प्राइमरी मेरिस्टेम जो होगी, प्राइमरी से आप क्या करोगे? आप प्राइमरी की करोगे डिफरेंशिएशन, तो आपके पास परमानेंट सेल बनेंगे। फिर जो परमानेंट सेल है उसमें आपको बोला था मेडुलरी रेस और कॉर्टेक्स। मेडुलरी रेस और कॉर्टेक्स की आप क्या करोगे? डी डिफरेंशिएशन करोगे। तो आपके पास क्या बनेगा बेटा? मेडुलरी रेस और कॉर्टेक्स की डी डिफरेंशिएशन करके आपके पास कौन से सेल्स बनेंगे? डिवाइडिंग सेल्स बनेंगे, डिवाइडिंग सेल्स बनेंगे। और फिर फाइनली आप क्या करोगे? फाइनली आप उसकी रीडिफरेंशिएशन करोगे। तो फाइनली आप क्या करने वाले हो? रीडिफरेंशिएशन। तो ये सिर्फ आपको बता दिया था मैंने, है ना? रीडिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मैंने बताया था सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम वाज प्रोडक्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन। एक चीज यहां ध्यान रखनी है आपने कि किसी भी सेल को परमानेंट बनाने के लिए डेड भी बनाया जा सकता है। बेस्ट एग्जांपल ट्रैकीड्स और वेसल्स जो हैं, उन्हें परमानेंट बनाते वक्त, डिफरेंशिएशन करते वक्त हमें डेड बनाना पड़ता है। क्लियर है? समझ में आ रही है? ये ध्यान रखना, ठीक है? क्लियर? आ जाओ। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है प्लांट ग्रोथ डिफरेंशिएशन ओपन होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लांट डिफरेंशिएशन। वी हैव मेंशन्ड दैट ग्रोथ इन प्लांट इज ओपन। हमने बताया प्लांट की ग्रोथ ओपन है। इट कैन बी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। देख रहे हो, वो दोनों हो सकती है। नाउ वी मे से दैट इवन डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन। नाउ व्हाट इज मीनिंग कि डिफरेंशिएशन ओपन है? इस बात का क्या मतलब है डिफरेंशिएशन ओपन है? सुन लो ध्यान से बेटा। प्लांट में डिफरेंशिएशन ओपन है, इस बात का मीनिंग क्या है पहले देख लो एक बार, ताकि आपको समझ आ जाए। प्लांट में डिफरेंशिएशन भी ओपन है, इस बात का मीनिंग देखो। मतलब ये है बेटा, देखो ये मेरे पास प्लांट है। प्लांट में मान लो यहां पर जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, ये एपिकल मेरिस्टेम है। इनकी लोकेशन क्या है? एपिकल। तो इसके हिसाब से ये क्या बनाएंगे? मान लो लीफ बनाएंगे। तो यहां पर जो मेरिस्टेम है, जो एक्सिलरी बड बनाती है, वो ब्रांच बनाएगी। तो प्लांट की डिफरेंशिएशन ओपन का मतलब है अगर मैं इन सेल्स को यहां ट्रांसफर कर दूं तो ब्रांच बनाएगा। इसका मतलब प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो कुछ भी बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ह्यूमन में क्या होता है, जैसे ये बोन मैरो है, तो बोन मैरो के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं स्टेम सेल, स्टेम सेल जो मेरे पास बोन मैरो में है, वो बोन मैरो के जो स्टेम सेल्स हैं उनका फ्यूचर फिक्स होता है। फ्यूचर फिक्स कैसे है? वो फिक्स है कि वो कौन से सेल्स बनाएंगे? हमेशा ब्लड सेल्स बनाएंगे। ऐसा नहीं होता कुछ और बना सकते हैं, वो हमेशा क्या बनाएंगे? ब्लड सेल्स बनाएंगे। तो यहां डिफरेंशिएशन ओपन नहीं है। यहां क्या है? डिफरेंशिएशन ओपन नहीं है। क्लियर? ऐसा नहीं कि वो कुछ भी बना सकते हैं जगह बदलने पर, नहीं। अगर मैं क्या आपको क्लियरली बताऊं कि जो मेरे पास प्लांट है उसकी ये वाली जो मेरिस्टेम है, इसमें डिफरेंशिएशन ओपन है, वो क्या बनाएगा आपको समझ में आना चाहिए। डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या है? ओपन है। ओपन का मतलब ये हुआ कि क्या बनेगा, क्या बनेगा, आप समझे ध्यान से, क्या बनेगा ये ऑलरेडी फिक्स है भाई। जो लोकेशन के हिसाब से बना देगा। मान लो यहां वाले सेल को आप यहां मतलब ट्रांसफर करोगे तो यहां की लोकेशन से, तो डिफरेंशिएशन ओपन है प्लांट में। क्या बनाना है ऐसा नहीं कि ऑलरेडी फिक्स हो गया है, वो जगह के हिसाब से बनता है। डिफरेंशिएशन इज ओपन। इसीलिए हम प्लांट में बेटा, प्लांट का जो स्टेम सेल होता है वो टोटीपोटेंट होता है। टोटीपोटेंट का मतलब होता है वो कुछ भी बना सकता है, टोटीपोटेंट स्टेम सेल। और एनिमल का जो स्टेम सेल होता है वो प्लूरीपोटेंट होता है। प्लूरीपोटेंट का मतलब उसका फिक्स होता है कि वो क्या बनाएगा। याद रख लो भाई, टोटीपोटेंट का मतलब होता है कुछ भी बना सकता है। क्लियर है? तो ये चीज हमने बताई बेटा आपको कि प्लांट की डिफरेंशिएशन भी ओपन है। आप समझ रहे हैं? प्लांट की क्या है? डिफरेंशिएट, बिकॉज सेल्स एंड टिश्यू अराइजिंग आउट द सेम मेरिस्टेम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी। मतलब उसी मेरिस्टेम, जैसे मान लो एपिकल पे थे तो उसने वहां पर एक्सिस बना दिया, वही नीचे जाके ब्रांच बना रही है। तो वो कुछ भी बना सकता है। जैसे मान लो ये सेल्स थे ऊपर,
ये थोड़ा पीछे रह गई, यहां उसने ब्रांच बना दिया, तो सेम मेरिस्टेम के सेल कहीं और जाके मतलब उसके जगह के हिसाब से चीजें बना रहे हैं, है ना। द फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी ऑफ सेल इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन, ये क्या है ना, लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सेल पोजीशन अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम, क्या बनाते हैं, रूट कैम बना देते हैं, वाइल दो पुश टू द पेरिफेरी, वो एपिडर्मिस। मतलब देखो ये कह रहा है, ये कह रहा है मान लो रूट पे है, ये वाले सेल क्या बना देंगे, रूट कैप, थोड़े से इधर वाले एपिडर्मिस। तो इसका मतलब वही सेल्स कुछ भी बना रहे हैं जगह के हिसाब से, है ना। इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन ओपन है। अब डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट वो टर्म है जिसमें हमारे पास ग्रोथ भी होती है और सब कुछ, ऑल चेंजेस दैट ऑर्गेनिज्म गोज ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, है ना। लाइफ साइकिल मतलब जिंदा रहने से फ्लावर बनाना, सब कुछ उस सब में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस विच कॉन्स्टिट्यूट द डेवलपमेंट ऑफ अ सेल, हायर इज, ये दे रखा है आपके पास। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू टिश्यू एंड ऑर्गन। देखो यहां पे ध्यान देना, मान लो सेल है, सेल का साइज बढ़ा तो प्रोटोप्लाज्म बढ़ना इज प्लाज्मेटिक ग्रोथ, सेल का साइज इंक्रीज हुआ। उसके बाद क्या हुई है, डिफरेंशिएशन परमानेंट हो गया, तो मेरे पास कैसा सेल बन गया, मैच्योर सेल बन गया। अब मैच्योर सेल ओल्ड होगा और डेड हो जाएगा। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर प्लाज्मेटिक ग्रोथ में एक्सपेंशन हुई है, फिर मैच्योरेशन हुई है। अच्छा, मैं यहां से इसको दोबारा से डिवाइड कर सकता हूं ऐसे, तो इलोंगेशन फेज के बाद ये दोबारा डिवाइड भी कर सकता है। याद है आपको, ये सेल को लेके बताया, ठीक है। तो प्लांट शो डिफरेंट, ये आया था बेटा, डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ। इसको हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लास्टिसिटी। हेट्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लरक्सपर, ठीक है। हेट्रोफिली इन कॉटन, आप ध्यान से सुने बेटा, हेट्रोफिली इन कॉटन, ध्यान से सुने, हेट्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लरक्सपर, ठीक है। इन सच प्लांट द लीव्स ऑफ जुवेनाइल फेज आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन मैच्योर। प्लास्टिसिटी क्या होता है, एनवायरमेंट के रिस्पॉन्स में अलग अलग बिहेवियर दिखाते हैं, उसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे हेट्रोफिली मतलब अलग अलग टाइप की लीफ, कॉटन, कोरिएंडर, लरक्सपर, और जो एनवायरमेंट की वजह से हमें दिखती है वो किस में दिखती है, हमारे पास कहां गया, बटर कप में, देखो बटर कप में, है ना। तो दो तरह की हेट्रोफिली बताई थी, एक एनवायरमेंटल, एक डेवलपमेंटल। तो डेवलपमेंटल दिखती है मेरे पास इन तीनों में, ये वाली एनवायरमेंटल है। और इस तरह के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी, अलग तरह का बिहेवियर है, क्लियर है, ठीक है। अब ये आपके पास लीफ है, ये जुवेनाइल मतलब छोटी लीफ, एडल्ट लीफ देख रहे हो, लैंड पर ऐसा है, ये बटर कप है। तो बटर कप बेटा लैंड पर अलग है और पानी में अलग है, आप देख लो खुद से, ठीक है। अब देखो, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू लाइफ। तो डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, इन दोनों को मिलाकर हम डेवलपमेंट कह रहे हैं। तो डेवलपमेंट जो है इज अंडर कंट्रोल ऑफ बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। फॉर्मर इंक्लूड बोथ, जो पहले वाला है उसमें क्या आ जाएगा, इंट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर फैक्टर। जो पहले वाला है उसमें आ जाएगा इंट्रा और इंटर। इंट्रा मतलब क्या हो गया बेटा, सेल्स के अंदर, इंटर मतलब सेल्स के बीच में, है ना। जो सेल्स के बीच में क्या आएंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो आपको ये चीज मैंने कराई भी थी, मैंने कहा था भी दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक एक्सट्रिंसिक, एक इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक फैक्टर दो तरह के होते हैं, एक सेल्स के बीच के जिन्हें हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, और एक सेल के अंदर जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। तो और बाद में जो एक्सट्रिंसिक है वो ही है। एक्सट्रिंसिक में क्या आ जाएगा, जो हमने पहले पढ़ लिया, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिशन, ये सारा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में। तो इसकी एनसीईआरटी भी देख लेते हैं, ऑल्दो हमने बेटा लेक्चर में सारा कवर किया था ये, है ना। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है, स्मॉल है। ये पॉइंट जो है ना, ये सिंपल, ये सब बेटा क्वेश्चन का पार्ट बन जाता है। डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन, जैसे एंडोक्राइन में हार्मोन की डेफिनेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। डाइवर्स केमिकल कंपाउंड, जैसे तो इंडोल कंपाउंड हो सकते हैं, ऑक्सिन की बात कर रहे हैं। N6 फरफ्यूराइल अमीनोप्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस है, जो क्या हो सकता है, काइनेटिन मतलब साइटोकाइनिन। एडेनिन के डेरिवेटिव है ना, एडेनिन के डेरिवेटिव। कैरोटिनॉइड में एब्सिसिक एसिड, टार्पीन में जिबरलिक एसिड, गैस में मेरे पास इथिलीन C2H4। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर प्लांट ग्रोथ सबसे, उन्हें प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। पीजीआर को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, पहला
पीजीआर इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी जैसे सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट। पैटर्न फॉर्मेशन क्या होता है बेटा? जैसे पैटर्न फॉर्मेशन का मतलब जैसे हमने वो पढ़ा था जो आपका इथिलीन में ब्रॉडनिंग ऑफ एक्सिस, एपिकल हुक, ये सब उनको आप लिख सकते हो पैटर्न फॉर्मेशन। ट्रॉपिक ग्रोथ, फोटोट्रॉपिज्म, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, पाइनएप्पल में सीड फॉर्मेशन, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन ना, ये पीजीआर है। और मेरे पास प्लांट ग्रोथ पीजीपी बोलेंगे इनको, पीजीपी, है ना, ठीक है। अदर क्या है? स्ट्रेस में काम करते हैं। कौन से? बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस मतलब पानी कम पड़ गया, है ना। बायोटिक मतलब कोई इंफेक्शन हो जाए। तो दोनों तरह के स्ट्रेस के लिए उन्हें स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी जैसे कि डॉर्मेंसी, सीड का जर्मिनेट नहीं करना, एब्सिशन, लीफ गिरा देना। तो पीजीआर इसमें कौन आएंगे मेनली बेटा? इथिलीन दोनों में फिट हो रहा है। और इन क्या नाम है, एबी, जो एबीए एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, सीड डॉर्मेंसी, एब्सिशन प्रमोट करना, ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी। बायोटिक, एबायोटिक दोनों को तरह का स्ट्रेस हो सकता है प्लांट को। बायोटिक का मतलब लिविंग, कोई इंफेक्शन हो जाए। एबायोटिक का मतलब सॉइल में पानी कम है तो स्टोमेटा बंद करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हमारे पास बेटा क्या है कि जो भी डिस्कवरीज हैं वो एक्सीडेंटल है। तो देखो, इंटरेस्टिंगली द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द 5 मेजर ग्रुप ऑफ पीजीआर हैव बीन एक्सीडेंटल। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेरेंडिपिटी, ठीक है। चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन, व्हेन दे आर ऑब्जर्व्ड दैट द कोलियोप्टाइल्स ऑफ द कैनरी ग्रास respond to unilateral illumination by growing towards the light source। growing towards the light source का मतलब जो कैनरी ग्रास है वो किसकी तरफ ग्रो कर रहा है? लाइट सोर्स की तरफ ग्रो कर रहा है ना। ये किसने किया था? डार्विन ने। और यूनिलेटरल क्या होता है? एक तरफ से लाइट आना। यूनिलेटरल मतलब जैसे मान लो ये कोलियोप्टाइल है तो लाइट इधर से आ रही है, पूरा ऊपर से नहीं आ रही, पूरा साइड से आ रही है। यूनिलेटरल, एक साइड से, ठीक है। आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इट वॉज कंक्लूडेड दैट tip of coleoptile was site of transmittable influence that caused the bending। मतलब टिप से कुछ ऐसी चीज ट्रांसमिट होती है जिससे वो बेंड होता है। ऑक्सिन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड बाई FW वेंट। तो ऑक्सिन डिस्कवर किसने किया? डार्विन ने। किस पे किया? ओट पे, है ना। और अभी इसमें क्या नाम है हमारे पास, जो कैनरी ग्रास पे ओट पर किसने काम किया? FW वेंट ने, जिसे हम अवीना सटाइवा कहते हैं। क्लियर है? ये देखो, ओट पे काम किया। उसके बाद क्या था? अब ये देखो बेटा, हुआ क्या है, पहले डिस्कवरीज के बारे में थोड़ा बताया है, फिर हार्मोन्स के बारे में। हमने क्या किया था क्लास में? जिस हार्मोन की डिस्कवरी थी वो वहीं पढ़ाई थी, है ना, हार्मोन के साथ। अब ये किसकी दे रखी है? ये दे रखी है जिबरलिन की। तो बेकेन डिजीज का नाम है, इसे फुलिश सीडलिंग कहते हैं। फुलिश सीडलिंग का मतलब वो प्लांट जिसकी हाइट ज्यादा है, मूर्ख जैसा लग रहा है वो प्लांट, ठीक है। डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग वॉज कॉज्ड बाई फंगल पैथोजन। फंगल पैथोजन मतलब ऐसा फंजाई जो इन्फेक्शन कर रहा है। जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। ई क्यूरोसावा ने 1926 में रिपोर्ट किया अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज इन राइस सीडलिंग। कुछ खास तरह के सिम्टम्स आए, लेंथ ज्यादा थी, पेल येलो कलर की लीफ थी। व्हेन दे आर वर ट्रीटेड विद स्टीराइल फिल्ट्रेट ऑफ द फंगस, मतलब ऐसा केमिकल जो फंगस से निकाला है पर उसमें डिजीज नहीं है। तो हमें क्या मिला? आप देखो, द एक्टिव सब्सटेंस वॉज लेटर डिटरमाइंड एज, उसको जिबरलिक एसिड बोला। तो उसमें से जो केमिकल मिला है उसे हमने क्या बोला? जिबरलिक एसिड। ये स्टीराइल फिल्ट्रेट का मतलब है इंफेक्शन नहीं करेगा, सिम्टम दे देगा। क्लियर है? उसके बाद देखो, स्कूग और उसके साथ के साइंटिस्ट किस पे काम कर रहे थे? टिश्यू कल्चर पे। उन्होंने देखा कि इंटरनोड, इंटरनोड मतलब नोड्स के बीच में मेरे पास टोबैको स्टेम से क्या बना रहे हैं? कैलस बना रहे हैं, ठीक है। प्रोलिफरेटेड ओनली इफ, मतलब उन्होंने टोबैको की स्टेम ली। ध्यान दो, मान लो ये टोबैको का प्लांट है, इस टोबैको के प्लांट में यहां से पिथ ले लिया, पिथ को कल्चर किया और उन्होंने ये देखा, कैलस बनाया, उन्होंने ये देखा कि एडिशन ऑफ ऑक्सिन के साथ साथ उन्हें क्या डालना पड़ रहा है? एक्सट्रैक्ट ऑफ वास्कुलर टिश्यू, मतलब डिवाइडिंग सेल से कुछ निकाल रहे हैं, ईस्ट का एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं और कोकोनट वाटर है। ये तीन चीजें जब ऐड कर रहे हैं ऑक्सिन के साथ तो डीएनए जो डिवीजन प्रमोट हो रही है। मिलर ने कुछ ईयर्स के बाद बताया कि एक केमिकल क्रिस्टलाइज का मतलब होता है बेटा सेपरेट करना। साइटोकाइनेसिस प्रमोटिव एक्टिव सब्सटेंस, दे आर टर्म्ड एज काइनेटिव। और वो निकाला किससे था बेटा? हैरिंग फिश से। हैरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए से, वहां से निकाला था मिलर ने, ठीक है। उसके बाद देखो,
हमारे पास क्या मिड 1960 में, ये किसके लिए बता रहा है, ये बता रहा है एब्सिसिक एसिड के लिए। 1960s में 3 अलग अलग रिसर्च चल रही थी, ठीक है। उन्होंने बताया क्या रिपोर्ट किया, प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन। प्यूरिफिकेशन का मतलब सेपरेट किया और केमिकली बताया ये क्या है। 3 अलग अलग केमिकल निकाले, क्या नाम था, इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2, डोर्मिन। लेटर ऑल दीज वर प्रूव टू बी केमिकली आइडेंटिकल। ऐसा माना गया कि ये सारे क्या थे, केमिकली आइडेंटिकल थे। इट वॉज नेम्ड एब्सिसिक एसिड, इनका नाम दिया गया क्या, एब्सिसिक एसिड। क्लियर है, डन, बिल्कुल, है ना। तो उसके बाद क्या है बेटा, 1910 में रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम द राइपेंड ऑरेंज। एक साइंटिस्ट थे कजन्स ने कहा कि जो पका हुआ ऑरेंज है, हाँ 1910 में रिलीज वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंज एंड हेस्टेन द राइपेंड ऑफ बनाना। तो 1910 में क्या हुआ, ये कजन्स ने बेटा 1910 में कजन्स ने बताया कि जो पके हुए ऑरेंजेस हैं वहां से केमिकल, ये किसका है, ये इथिलीन का है ना। एक चीज देखो, 3 अलग अलग केमिकल हैं, 3 अलग अलग जगह से रिसर्च से मिले और तीनों केमिकली सेम है। और वो राइपनिंग स्टोर्ड अनराइपेंड, देख रहे हो, अनराइपेंड बनाना की राइपनिंग कर रहा है। और वो वोलेटाइल का मतलब होता है गैसियस फॉर्म है, ठीक है, क्लियर है। आगे आ जाओ, अब आओ सबसे पहले ऑक्सिन के बारे में। देखो, ऑक्सिन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ऑक्सियल ग्रो। कहां से मिला, आइसोलेटेड ह्यूमन यूरिन। तो वो पर्सन को पेलेग्रा था, वहां से मिला, ठीक है। और वो मिला कौन सा, इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो द टर्म ऑक्सिन अप्लाई टू इंडोल एसिटिक एसिड और अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक हैविंग सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ऑक्सिन वर्ड सिर्फ इसके लिए नहीं है, उससे मिलते जुलते और भी कंपाउंड के लिए, जैसे Na वगैरह, ठीक है। दे आर जनरली प्रोड्यूस बाय ग्रोइंग एपेक्स, ये साइट ऑफ सिंथेसिस है, किसमें, स्टेम में और रूट में, टिप पर बनता है। और वहां से मूव करते हैं नीचे की तरफ जहां उसकी साइट ऑफ एक्शन है, ठीक है, क्लियर, डन। ऑक्सिन देखो क्या है, ऑक्सिन लाइक Ia एंड Iba हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट से निकले, ठीक है। 2,4-D और Na, देखो बेटा Iba नेचुरल भी है, उसको लैब में भी बना सकते हैं, इसलिए दोनों में आता है। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और Na। एक्चुअल में क्या होता है, Na वगैरह की आप फुल फॉर्म भूल जाते हैं, या इसकी 2,4-D, तो ध्यान से याद करना है इसको। ऑल दीज ऑक्सिन हैज बीन एक्सटेंसिवली यूज इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, मतलब फ्लावर इंडस्ट्री में भी इसको काफी यूज किया है। आ गया, दे हेल्प इन इनिशिएटिंग, पहला रोल, रूटिंग इन स्टेम कटिंग, जैसे रोज वगैरह में, ठीक है। दूसरा, तो इसको प्लांट प्रोपगेशन में यूज करते हैं। प्लांट प्रोपगेशन मतलब नया रोज का प्लांट बनाना है। सेकंड क्या है, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, मैंने कहा था ना 7 रोल याद करने आपने। थर्ड क्या है, दे प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप, मतलब लीफ का गिरना बचाता है अर्ली स्टेज में, यंग वालों को गिरने नहीं देता और ओल्ड वालों को गिरा देता है। थर्ड, इन मोस्ट हायर प्लांट ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल एक्सिलरी बर्ड्स। एक्सिलरी बर्ड मतलब ब्रांचेस नहीं बनते। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। तो ये किसकी बात कर रहा है, हायर प्लांट्स की, है ना, जहां पे ब्रांचेस बनती हैं। रिमूवल ऑफ शूट टिप, डीकैपिटेशन, टिप हटा दो तो ऑक्सिन हट जाएगा, लेटरल बर्ड्स बनेंगी और उससे क्या होगा, इसलिए इस चीज को कहां अप्लाई किया, टी प्लांटेशन में। तो ये फोर्थ हो गया एपिकल डोमिनेंस वाली बात, है ना। हेज मेकिंग मतलब झाड़ बनाना, फैलता है नीचे, ठीक है। आगे आ जाओ, ऑक्सिन ऑल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, है ना। क्या करता है, पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है, किसमें, टोमेटो में। दे आर वाइडली यूज्ड एज अ, है ना, हर्बिसाइड। हर्बिसाइड मतलब कौन सा, 2,4-D, इसको यूज करते हैं। ये आया था नीट में, शायद 2021 में आया ये, किल डाइकॉट को मारने के लिए, है ना, डाइकॉट को मारने के लिए। अच्छा, डाइकॉट को किल कर सकते हैं, डाइकॉट वीड को, इसका मतलब घास क्या है, मोनोकोट है, एंड नॉट अफेक्ट द मोनोकोट प्लांट जो कि ग्रास है। तो ग्रास के लॉन में इसको यूज करेंगे ना, वीड फ्री बनाने के लिए। ऑक्सिन क्या है बेटा हमारे पास, ये हमारे पास 6 हो गया और ये 7th रोल हो गया, जाइलम डिफरेंशिएशन और हेल्प इन सेल डिवीजन, ये 7th हो गया। जाइलम को डिफरेंशिएट करता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है सेल इलोंगेशन के थ्रू, क्लियर है। आ जाओ जिबरलिन। तो जिबरलिन एक और बेटा ग्रोथ प्रमोटिंग, है ना, ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। मोर देन कितने मिले, 100, हमने 105 लिखवाए थे आपको। वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई और हाइयर प्लांट्स यहां से मिले हैं। दे आर डिनोटेड एट GA1 GA2, उसमें से GA3 फर्स्ट है ना,
सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ और सबसे ज्यादा फर्स्ट डिस्कवर वही था, उसके लिए स्टोरी भी बताई थी आपको। ऑल जीएज आर एसिडिक। देखो सारे प्लांट हार्मोन एसिडिक हैं, किसको छोड़ के? हमारे पास साइटोकाइनिन को छोड़ के हम सबको एसिडिक मान लेते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। अब देखो इसके काफी सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। सबसे पहले इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ एक्सिस इन ग्रेप्स स्टॉक, उससे प्रोडक्शन बढ़ जाती है। दूसरा, सेकेंड, एप्पल को और इवन पीयर को उसकी शेप और साइज इंप्रूव करता है। दूसरा, डिले करता है सनीसेंस, है ना, इससे लीफ ट्री पर प्लांट ज्यादा टाइम फ्रूट ज्यादा टाइम के लिए रहते हैं। मतलब फ्रूट का पकना डिले करता है तो ट्री पर वो ज्यादा टाइम के लिए रहेगा, बेटर मार्केट प्राइस मिलेगा। कैसे मिलेगा बेटर मार्केट पीरियड? मतलब क्या हुआ, लंबा मार्केट पीरियड, लॉन्ग लिखा ना, एक्सटेंड का मतलब मान लो टमाटर एक दिन में सारे पक जाए, मार्केट पीरियड एक दिन हुआ। लेकिन अगर टमाटर 10 दिन 20 दिन तक धीरे धीरे पकेंगे तो मार्केट पीरियड बढ़ गया ना। ठीक है, GA3 इज यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग। माल्टिंग समझ में आता है? एंडोस्पर्म में स्टार्च होता है, उसको माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वो ब्रीविंग मतलब इथेनॉल इंडस्ट्री। क्लियर है? शुगर केन बेटा कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है स्टेम में। अगर मैं उस पे शुगर के पे डालूंगा तो इंटरनोड की, और वो कितना? 20 टन पर हेक्टेयर, है ना। ये हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब देखो अगर मैं जुविनाइल मतलब यंग कॉनिफर्स में जीए डालूंगा तो उसका जुविनाइल फेज को फास्ट कर देगा। नॉर्मली मैंने बताया था कॉनिफर जो है वो 15 से 20 साल में फ्लावर करते हैं, फ्लावर नहीं मतलब कोन बनाते हैं, तो ये टाइम बढ़ा देगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया? 6th हो गया। 7th क्या हो गया? बोल्टिंग। 7th क्या हो गया? बोल्टिंग हो गया। क्लियर है? ठीक है, 7th क्या हो गया? बोल्टिंग हो गया। क्या? तो जिबरेलिन ऑल्सो प्रमोट बोल्टिंग, है ना। ऑल्सो इन किसमें? बीट क्या है बेटा? ये सब बाइनियल क्रॉप्स है। बाइनियल बीट मतलब शुगर बीट। तो शुगर बीट में 2 तरह की क्रॉप होती है, एक कैबेज है जिसमें रोजेट हैबिट है, ठीक है, और बीट क्या होती है? शुगर बीट जो होती है उसमें बेटा रूट में स्टोरेज है, तो उसका भी इंटरनोड इलोंगेट करना पड़ेगा, ये वहां भी काम करता है। तो रोजेट हैबिट वालों पे ये काम कर रहा है। 7 रोल हो गए हमारे पास। अब साइटोकाइनिन में देखो क्या इफेक्ट है? साइटोकाइनेसिस, है ना। और डिस्कवर हुआ था कैसे? काइनेटिन किसने किया था? मिलर ने, है ना। और कहां से किया था? ऑटोक्लेव एक टेक्निक होती है, हैरिंग फिश है, उसके स्पर्म डीएनए से। काइटिन नेचुरली प्लांट में मिलता है, काइनेटिन नेचुरली नहीं मिलता, नेचुरली जियाटिन मिलता है मतलब हमारे पास, है ना। और वो नेचुरल जब सर्च कर रहे थे तो मुझे क्या मिला? काइनेटिन जैसा क्या मिला? जियाटिन मिला। कहां से मिला? कॉर्न से एंड कोकोनट मिल्क से। सिंस द डिस्कवरी ऑफ जियाटिन several naturally occurring cytokine and some synthetic compound with cell division promoting activity have been identified. So since the discovery of giatin, naturally occurring cytokinin and some synthetic compound with the cell division promoting activity हैव बीन आइडेंटिफाई। तो फिर भाई मुझे कहां से मिला? कोकोनट मिल्क से मिला। इसके बाद से हमने देखो और भी सिंथेटिक कंपाउंड मतलब आइडेंटिफाई किए जो सेल को डिवाइड करते थे। नेचुरल साइटोकाइनिन क्या है बेटा हमारे पास? वहां मिलेगा जहां रैपिड सेल डिवीजन हो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो रैपिड सेल डिवीजन कहां होगी? लीफ में होती है, फ्रूट में होती है, इंटरनोड के वहां होगी, तो सारा चीज लिखा है। देखो बड में, यंग फ्रूट में, रूट में, लीफ में, वहां पर। ठीक है, अच्छा ये क्या डायग्राम है? ये एपिकल डोमिनेंस का डायग्राम है कि टिप हटाने से देखो ब्रांच बन रही है, ये ब्रांच बन रही है, ये एपिकल डोमिनेंस के लिए बेटा, एपिकल डोमिनेंस को लेके दे रखा है इसने। ठीक है, इथिलीन आ जाओ। इथिलीन क्या है? सिंपल गैसियस पीजीआर है। इट इज सिंथेसाइज इन लार्ज अमाउंट। कैसे बनेगा बेटा? ये लार्ज अमाउंट में बन रहा है। कहां पर? उस पार्ट में जिसकी सनीसेंस हो रही है, जो मुरझा रहा है, खराब हो रहा है, एंड राइपनिंग फ्रूट में। कोई भी प्लांट पार्ट मतलब लीफ, स्टेम, रूट। इन्फ्लुएंस ऑफ इथिलीन ऑन प्लांट इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एपिकल हुक, ये सारी चीजें। ठीक है, इथिलीन प्रमोट सेनिसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन, स्पेशली ऑफ लीफ एंड फ्लावर। तो इथिलीन क्या करता है? एब्सिशन प्रमोट करता है लीफ और फ्लावर। इथिलीन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, इट एनहांस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो इथिलीन कहीं ना कहीं फ्रूट राइपनिंग में मदद करता है, और हम लिख रहे हैं यहां पर इथिलीन हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। इट एनहांस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट। दिस राइट इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक।
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक बोलते हैं। तो इथिलीन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, इट एनहांस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, है ना। आप याद करिए आपको क्या पढ़ाया था मैंने राइपनिंग के तरीके बताए थे फ्रूट राइपनिंग के, क्लाइमेक्ट्रिक और नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट, कि कैसे क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट में क्या बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ती है कैसे। और दूसरा मैंने कहा था कि भाई उसमें मिडल लेमेला डिसॉल्व होती है, शुगर बनता है किससे, एसिड से, ये सारी चीजें बताई थी आपको, वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आ जाओ, हम इसके रोल की तरफ जा रहे हैं। तो ये सीड और बड डॉर्मेंसी तोड़ता है, और यहां और इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड और स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। तो बड डॉर्मेंसी पोटैटो ट्यूबर में, सीड डॉर्मेंसी पीनट में, है ना, क्लियर है। इथिलीन प्रमोट रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन इन डीप वाटर। अब देखो राइस प्लांट को सरफेस के ऊपर लाता है, याद करो आपको बताया था उस प्लांट में, उस जो प्लांट का पार्ट पानी के नीचे होता है वहां इथिलीन का अमाउंट ज्यादा होता है, तो वो उसको पानी के ऊपर ले आता है। इट हेल्प लीव्स अपर पार्ट ऑफ द शूट, है ना, उसको ऊपर ले आएगा। इथिलीन ऑल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, ठीक है, रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन भी प्रमोट करता है। आप याद रखिए कि अगर पानी में वो रूट है तो उसमें रूट की हेयर इंक्रीज कर देगा, मतलब पानी के कांटेक्ट में, और रूट की ग्रोथ करा देगा। ऐसा हाइड्रोपोनिक्स में किया जाता है, ये चीज समझना इसे। उसके बाद बेटा हमने फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट इन पाइन, देखो पाइनएप्पल पे इथिलीन भी है और ऑक्सिन भी है ना। दूसरा फ्लावरिंग इन मैंगो, ठीक है, क्लियर। बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करता है, इसलिए एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। इथिलीन की एक फॉर्म है जिसे इथेफोन कहते हैं। इथेफोन एक्वस फॉर्म है ना, कैसा एक्वस सॉल्यूशन है, रेडिली एब्जॉर्ब होता है, 3 पॉइंट है, रेडिली एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्ट होता है विद इन द प्लांट, है ना, रिलीज करता है इथिलीन स्लोली, ठीक है, क्लियर है। और बेसिकली क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होता है, यहां पे 3rd पॉइंट है, ट्रांसपोर्ट होगा इजिली और रिलीज करेगा धीरे धीरे। इथेफोन क्या क्या करेगा, राइपनिंग टोमेटो और एप्पल में, ये कौन सी होगी, क्लाइमेक्ट्रिक राइपनिंग होगी। थिनिंग करेगा कॉटन इसमें, और फीमेल फ्लावर कुकुम्बर में, कौन से फ्लावर, फीमेल फ्लावर, ताकि ज्यादा फ्रूट बन सके, ठीक है। अब एब्सिसिक एसिड बेटा ज्यादा डिटेल्स नहीं है हमारे पास, कमी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो रोल इन द रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डॉर्मेंसी, तो कहीं ना कहीं जब डिस्कवर हुआ था ये क्या करता था, लीफ में एब्सिशन प्रमोट करता था और सीड डॉर्मेंसी करता था। बट लाइक अदर पीजीआर इट ऑल्सो है और भी फंक्शंस है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इट एक्ट एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनिबिटर, मतलब ऐसा नहीं है ये जनरल ग्रोथ इनिबिटर ही है। अगर एब्सिसिक एसिड ज्यादा है तो प्लांट की ग्रोथ इनिबिट होगी। जब ये डिस्कवर हुआ था डॉर्मेंसी और एब्सिशन की वजह से, ठीक है, वो जो 3 केमिकल डिस्कवर हुए थे, एबीए इनिबिट करता है सीड जर्मिनेशन, स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, और इंक्रीज करता है टॉलरेंस। टॉलरेंस ऑफ स्ट्रेस का क्या मतलब होगा, जब स्टोमेटा बंद कर देगा तो एबायोटिक स्ट्रेस मतलब पानी की कमी, उससे टॉलरेशन आ जाएगा, प्लांट मतलब मरेगा नहीं। क्लियर है, डन है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, इसे स्ट्रेस हार्मोन कह रहे हैं। तो इथिलीन इंपॉर्टेंट रोल इन, देखो 3 चीजें हैं, सीड की डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड डॉर्मेंसी। सीड को लेके ध्यान रखना, डेवलपमेंट, मैचुरेशन, डॉर्मेंसी, 3 चीजों में रोल करता है। बाय इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी सीड को टाइम देता है ना, कि वो डेसिकेशन होता है, पानी की कमी, वाटर डेफिशिएंसी, उसमें जिंदा रह सके। अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, इन मोस्ट सिचुएशन एबीए एक्ट एज अ एंटागोनिस्ट टू जीए। बहुत सारी सिचुएशन में देखिए सीड जर्मिनेशन में अपोजिट काम करता है। अब आप देखो बेटा हमारे पास बहुत सारे हार्मोन है, ठीक है, और वो काफी चीजें कंट्रोल करते हैं। वन ऑफ द अदर पीजीआर एक दूसरे के साथ या तो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब साथ काम कर रहा है, या अपोजिट काम कर रहा है, ठीक है। और वो कैसे हो सकता है, इंडिविजुअलिस्टिक, मतलब अलग अलग काम कर रहा है या साथ में काम कर रहा है। देखो हार्मोन या तो अलग अलग काम करेंगे या साथ में करेंगे। जब साथ में काम करेंगे तो अपोजिट हो सकता है या एक साथ एक डायरेक्शन में हो सकता है, ये चीज कह रही है, क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली देयर आर नंबर ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ प्लांट वेयर वन पीजीआर इंटरेक्ट टू अफेक्ट द इवेंट। जैसे डॉर्मेंसी है ना, एब्सिशन है, एब्सिशन में मान लो इथिलीन काम करता है, ऑक्सिन भी काम करता है ना, ऑक्सिन भी काम करता है, एब्सिसिक एसिड भी काम करता है, एपिकल डोमिनेंस में तुम्हारे पास ऑक्सिन काम करता है। साइड टेबल बनाई थी ना इसकी, क्लियर। रिमेंबर रोल ऑफ पीजीआर इज ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल along with genomic or extrinsic factor. They play a role in plant growth and development
मैनी ऑफ द एक्सट्रिंसिक जो होंगे वो उसके थ्रू काम करते हैं। मतलब ये क्या कह रहा है कि पीजीआर जो है एक तरह का कंट्रोल है, तो वो प्लांट पे काम कर रहा है। कई बार क्या होता है, कुछ फैक्टर जैसे टेम्परेचर या लाइट वो पीजीआर के थ्रू काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट है, लाइट ने फोटोट्रोपिज्म किया, उसने काम किसके थ्रू किया, ऑक्सीजन के थ्रू। ये लाइन कह रही है ये बात, ठीक है, क्लियर है। जैसे वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, ये सब किसके थ्रू काम कर रहे हैं, हार्मोन्स के थ्रू काम कर रहे हैं। अब आ जाओ फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है। देखो फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, आप देखो ध्यान से। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सम प्लांट्स रिक्वायर अ पीरियोडिक एक्सपोजर। पीरियोडिक मतलब एक टाइम चाहिए टू इंड्यूस फ्लावरिंग। फ्लावर लाने का एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए उसको, कितनी लाइट मिलनी चाहिए। इट इज ऑल्सो सीन दैट सच प्लांट आर एबल टू मेजर द ड्यूरेशन। वो नाप सकते हैं कितनी देर तक की लाइट आई। कैसे नाप सकते हैं बेटा, कुछ हॉर्मोन्स बनाते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट रिक्वायर एक्सपोजर लाइट फॉर अ वेल डिफाइंड क्रिटिक। किसी को ज्यादा लाइट चाहिए, है ना, while the other must be exposed to light for a period less than this, है ना। उसको कुछ किसी को कम चाहिए क्रिटिकल पीरियड से, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मर वाले को लॉन्ग डे प्लांट और बाद वाले को शॉर्ट। देखो इसमें कोई एग्जांपल नहीं दिया हुआ है। अगर आपको शॉर्ट डे प्लांट का एक एग्जांपल याद करना है तो आप टोबैको कर लो, इससे ज्यादा मत करना, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट है टोबैको, है ना, क्योंकि उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसे हम बोलते थे मैरीलैंड मैमथ वैरायटी टोबैको के। तो ऐसा और तो नहीं आएगा। द क्रिटिकल ड्यूरेशन डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट। देख रहे हो, हर प्लांट का क्रिटिकल पीरियड अलग अलग होता है। देयर आर मेनी प्लांट, देयर इज नो सच कोरिलेशन, लाइट ड्यूरेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग। सच प्लांट आर कॉल्ड डे न्यूट्रल। तो जिसमें इसका फर्क नहीं पड़ता उसे डे न्यूट्रल कहते हैं। इट इज नाउ ऑल्सो, ये भी पता चल गया कि डार्कनेस भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये कह रहा है अबव, तो ये लॉन्ग डे हो गया, क्रिटिकल पीरियड से बिलो फ्लावरिंग शॉर्ट डे हो गया, नॉर्मल फ्लावरिंग डे न्यूट्रल हो गया। देखो not only the duration of light period but duration of dark period भी important है। Hence it is said that flowering is in certain plant depend not only a combination of light and dark but also their relative duration। सिर्फ लाइट और डार्क पे डिपेंड नहीं करती, उसकी रिलेटिव ड्यूरेशन पर डिपेंड भी करती है। दिस रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू पीरियड ऑफ डे एंड लाइट इज नोन एज फोटोपीरियोडिज्म। इस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोपीरियोडिज्म, जो रिलेटिव ड्यूरेशन पे बात करते हैं। इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट वाइल शूट एपेक्स मॉडिफाई देमसेल्फ इनटू फ्लावरिंग एपेक्स। आप मेरी बात सुने, ये जो ड्यूरेशन बेस्ड है इसे हम ये बोल रहे हैं, और ये भी आपको जानना पड़ेगा कि जो शूट एपेक्स जो मॉडिफाई होता है, एक्चुअल में लाइट उस पर काम नहीं करती, लीफ पर करती है। देखो एनसीईआरटी कहती है कि लीफ पर करती है। देखो फ्लावरिंग, दे आर देमसेल्फ कैन नॉट परसीव फोटो पीरियड, वो तो लाइट फील ही नहीं कर सकते। साइट ऑफ परसेप्शन क्या है, लीव्स है ना। और क्या बनता है, ऐसा माना जाता है देयर इज हार्मोनल सब्सटेंसेस। मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, हमारे पास क्या होता है, वो हार्मोन एक केमिकल की वजह से बनते हैं जिनके नाम PRPFR है। अब हुआ क्या था, इस पे पहले एक क्वेश्चन 2016 में आया था, ये फाइटोक्रोम होते हैं, मतलब एक तरह की प्रोटीन है जिनमें कलर है, मतलब कलर्ड प्रोटीन है, जो किसको मतलब वो करते हैं, इंड्यूस करते हैं हार्मोन को। तो चाहो इसकी डिटेल कर लो, पर मेरे हिसाब से आएगा नहीं। अब आपको सिर्फ इतना याद करना, PRPFR वो केमिकल्स हैं जो लाइट की ड्यूरेशन फील कर सकते हैं, और वो एक फाइटोक्रोम है। फाइटो का मतलब होता है प्लांट हार्मोन है, मतलब सॉरी प्लांट पिगमेंट है, कलर्ड पिगमेंट है ना, या क्रोमोप्रोटीन बोल सकते हो ना। फाइटोक्रोम एक क्रोमोप्रोटीन है, कलर्ड प्रोटीन है, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या कह रहा है बेटा, वो हार्मोन मूव करता है और वो फ्लावरिंग करा देता है, ठीक है। हार्मोन कहां बनता है, लीफ में। कहां से मूव करता है, लीफ से टिप पर जाता है, फ्लावरिंग कराता है। किसके रिस्पॉन्स से बनता है, लाइट के। लाइट को कौन फील करता है, ये फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम क्या है, कलर्ड प्रोटीन है, ठीक है। वर्नलाइजेशन क्या होगा बेटा, देखो वर्नलाइजेशन क्या है, देखो क्या है, देयर आर प्लांट्स फॉर विच फ्लावरिंग आइदर क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली मतलब क्वांटिटी, और क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटेटिवली डिपेंड करता है लो टेम्परेचर में। दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज वर्नलाइजेशन। इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं, वर्नलाइजेशन का नाम देते हैं, क्लियर है, उसे हम नाम देते हैं वर्नलाइजेशन का। देयर आर प्लांट जिसमें फ्लावरिंग क्वांटिटेटिवली मतलब कितना टाइम, क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी, डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है, लो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज वर्नलाइजेशन, ठीक है। प्रीकॉशियस का मतलब होता है बेटा रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, अर्ली रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, लेट इन ग्रोइंग सीजन, मतलब ग्रोइंग सीजन का एंड क्या है बेटा,
जो ऑटम होती है उसमें कहीं किसी वजह से, अभी देखो ऑटम में मैंने सीड बोया है तो उसका जो एंड चल रहा है या उसकी स्टार्टिंग चल रही है वहां पर उसमें फ्लावर नहीं आना चाहिए, विंटर के बाद आना चाहिए, तो वो चीज रोक देता है। एंड एनेबल द प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच द मेच्योरिटी, क्योंकि आपने ऑटम में ही बोया है, थोड़ा सा प्लांट ग्रो किया, फ्लावरिंग नहीं है, टाइम दो ना उसे मेच्योरिटी पहुंचने का। ठीक है, प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय द लो टेम्परेचर। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बता दिया, लो टेम्परेचर बता दिया आपको। सम इंपॉर्टेंट फूड प्लांट जैसे व्हीट, बार्ले वगैरह, इनकी दो वैरायटी होती है, विंटर और स्प्रिंग। विंटर वैरायटी को हम कब बोते हैं? ऑटम में। स्प्रिंग वैरायटी कब बोते हैं? स्प्रिंग में बोई जाती है। विंटर वैरायटी ऑटम में बो देते हैं, वो छोटा प्लांट बना देता है, देखो स्प्रिंग में बोते हैं और कम टू फ्लावर, ग्रोइंग सीजन में फ्लावर करता है एंड पे। विंटर वैरायटी कब बोते हैं, कब बोई जाती है? देखो विंटर वैरायटी प्लांटेड इन स्प्रिंग वुड नॉर्मली फेल टू प्रोड्यूस क्या फ्लावर एंड मेच्योर विद इन अ स्पान ऑफ फ्लावरिंग पीरियड, हेंस दे आर प्लांटेड इन ऑटम। तो इसको कब बोते हैं हम लोग? ऑटम में बोते हैं। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है? दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर कम आउट अ स्मॉल सीडलिंग, ये जर्मिनेट करता है और छोटे सीडलिंग बना देता है। क्लियर है, एंड आर हार्वेस्टेड यूजली अ समर। तो इसको कब बोते हैं? विंटर से पहले बोते हैं, वहां छोटा प्लांट बनाते हैं, आप खुद से देखो। हेंस दे प्लांटेड ऑटम में बोते हैं, जर्मिनेट करता है, विंटर में उस पर वर्नलाइजेशन का इफेक्ट आता है, दोबारा से ग्रोथ करता है और हार्वेस्ट करते हैं मिड समर में। इसका मतलब उसको विंटर चाहिए। दूसरी चीज क्या है, कुछ मेरे पास बाइनियल प्लांट है, उनमें भी करते हैं। बाइनियल प्लांट वो होते हैं मोनोकार्पिक, एक बार ग्रो करते हैं एक साल, दूसरे साल फ्लावर आके मर जाते हैं। तो उनमें क्या होगा? शुगर बीट, कैबेज, कैरेट, ये सब आएगा, ये बाइनियल है। ठीक है, तो इनको भी हम क्या देते हैं? कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं। और पर ऐसा नहीं होता कि बाइनियल में फिर फोटो पीरियोडिज्म नहीं चाहिए, उसके बाद वो लाइट पीरियड देना ही पड़ेगा। अच्छा, सीड डोरमेंसी बेटा लास्ट है हमारे पास, जिसमें सीड डोरमेंसी, देखो आप एक चीज समझो, सीड डोरमेंसी दो तरह की होती है, एक बाहर से एक अंदर से। हम जो पढ़ रहे हैं इंटरनल पढ़ रहे हैं। देखो, germinate even when the external conditions are favorable, such seeds are understood to become undergoing a period of dormancy which is controlled not by external, है ना? किससे कंट्रोल हो रहा है? एंडोजीनस, इंटरनल कंट्रोल है। ठीक है, और क्या क्या रीजन, देखो रीजन क्या है, ये आपको एनसीईआरटी से अच्छे से करना चाहिए। हार्ड सीड कोट है, केमिकल इनहिबिटर हो सकते हैं, कौन से? ये आया था फिनोलिक एसिड या पैरा एस्कॉर्बिक एसिड आया था, एंड इमेच्योर एम्ब्रियो है। सम ऑफ द रीजन विच कॉज सीड डोरमेंसी, है ना? और सीड डोरमेंसी से कैसे ओवरकम आएंगे? नेचुरल तरीके क्या है और मैनमेड है। तो फॉर एग्जांपल सीड कोट को हमें क्या तोड़ना पड़ेगा? तो नाइफ, सैंड पेपर, इससे और विग्रस शेकिंग से भी बेटा हो जाएगा। और इन नेचर में क्या होता है? एब्रेशन होता है ना, नेचर में कहीं मिट्टी पर गिरा, उधर गिरा, रॉक पे गिरा, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से चला गया, और उसमें से फिर वो केमिकल जो इनहिबिटिंग केमिकल है वो लीच आउट करते हैं। लीच आउट मतलब बाहर निकल जाते हैं। और कुछ ऐसे केमिकल जैसे कि जिबरलिक एसिड और नाइट्रेट, ये याद करना है ना? ये एनवायरमेंट कंडीशन बदलने से, हमारे कुछ बार लाइट मिलने से हमारे पास सीड डोरमेंसी टूट जाती है। तो आपने क्या करना है? एनसीईआरटी से कंडीशंस याद करनी। ये आया था, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड आया था शायद 2020 या 19 के पेपर में। क्लियर है, ध्यान रखना है इसे। ठीक है बेटा, तो ये आप कंप्लीट करो चैप्टर को। मैंने आपको एक शेड्यूल दिया है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। एनसीईआरटी आपके नोट्स में है सारी, आप लेक्चर ध्यान से देखो। उसके बाद आपने क्या करना है, हर एक लेक्चर के बाद एक बार एनसीईआरटी उतनी रीड करनी है। ठीक है, हर एक लेक्चर के बाद, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जब भी हम मिलेंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, जो मैं आपको टेस्ट पेपर ले रहा हूं उनके मैं डिस्कशन जरूर करूंगा, और वो मैं संडे करूंगा। जो करना चाहता है वो करे डिस्कशन, जिसको आता है सारा मत करो, या जिसको ऐसा लगता है मुझे समझ आ गया ये मत करो, या मैं अभी नहीं दे रहा हूं टेस्ट, वो मत करो। पर मेरे को डिस्कशन जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिविजन भी साथ के साथ कराना बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।